नमस्कार दोस्तों। चावल का ये एक दाना है, बिल्कुल छोटा सा, वहां से शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा। कहते हैं कि चावल के एक दाने को चेक करने से पता चल जाता है कि आग पर चढ़ी हांडी का चावल पका है या नहीं। जैसे चावल का ये दाना पूरी हांडी में चढ़े चावल की हकीकत बताता है, वैसे ही ये शख्स चढ़ावा चोरी कांड का एक छोटा सा किरदार है, चंपत गिरोह में चावल के इस दाने के बराबर। राम मंदिर चोरी कांड में जो 8 लोग दबोचकर जेल भेजे गए, उनमें से एक ये लवकुश मिश्रा भी है। अब जरा समझिए कि क्यों मैं इसकी तुलना चावल के एक दाने से कर रहा हूं। तो आप लवकुश मिश्रा को चावल का एक दाना मानकर ही इसकी पूरी कहानी सुनिए। लवकुश मिश्रा नाम का यह शख्स कुछ महीने पहले तक कार मैकेनिक हुआ करता था। चंद हजार रुपए कमाने के लिए संघर्ष कर रहा था। 5-6 महीने लवकुश मिश्रा की मंदिर ट्रस्ट में नौकरी लग गई। लवकुश मिश्रा को करीब 12-14 या 15 हजार की नौकरी मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा के सौजन्य से मिली। वही अनिल मिश्रा जो चढ़ावा चोरों के गिरोह के मुख्य किरदारों में से एक हैं और आजकल लगातार कुख्यात हो रहे हैं और चंपत राय के सबसे बड़े लेफ्टिनेंट माने जाते हैं। अब आप गौर से सुनिए, तभी आप मंदिर के काउंटिंग रूम में एक्टिव चोरों के गिरोह का पूरा मैकेनिज्म समझ पाएंगे। लवकुश मिश्रा का बहनोई अनुकल्प मिश्रा पहले से मंदिर में चढ़ावे की गिनती करने वाली टीम का हिस्सा था। अनुकल्प मिश्रा मंदिर के ट्रस्टी अनिल मिश्रा का रिश्तेदार लगता है। इस नाते ये तीनों रिश्तेदार हुए। अनुकल्प मिश्रा ने अपने साले लवकुश मिश्रा को भी काउंटिंग रूम में एक्टिव अपनी टीम में शामिल करवा लिया और यहीं से लवकुश मिश्रा के दिन फिरने लगे। जो मोटर मैकेनिक 4-5 या 6 हजार रुपए के लिए महीने भर मशक्कत करता था, वो मैकेनिक चढ़ावा चोरों के गिरोह का हिस्सा बनकर अमीरी के रास्ते पर चल पड़ा। लवकुश मिश्रा ने अयोध्या के सोहावल तहसील के बनीपुर गांव में अपनी पत्नी के नाम से करीब 30 लाख रुपए की एक जमीन खरीदी। हालांकि कागज में इसे महज 8 लाख की जमीन दिखाई गई, ऐसे ही होता है सर्किल रेट के हिसाब से, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक इस जमीन की कीमत 25 से 30 लाख रुपए के बीच है। फिर जमीन पर वो 2 मंजिला मकान का निर्माण उसने शुरू करवाया। पैसे की कमी थी नहीं। लाखों लोग हर रोज, हर महीने, हर सप्ताह राम मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ा रहे थे, उस चढ़ावे से चोरी करने वाले गिरोह का एक छोटा सा सदस्य लवकुश मिश्रा अपने चोर साथियों की तरह ही लगातार मालामाल हो रहा था। घर बन रहे थे। इस छुटभैया कार मैकेनिक के दिन ऐसे फिरे कि 40-50 लाख की लागत से मकान बनाने में जुट गया। 2 मंजिले मकान का ढांचा लगभग तैयार हो चुका था, जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कल देर शाम से वायरल है। और पता नहीं इस मकान में वो क्या कुछ करता। हो सकता है 25-50 लाख के फर्नीचर लगवाता, मार्बल लगवाता, बहुत कुछ करता। हो सकता है इसकी लागत मकान की 50 लाख और होती, लेकिन तभी उसका भांडा फूटा। और मंदिर में चढ़ावा चोरी के भांडाफोड़ के बाद जब एसआईटी का गठन हुआ और धरपकड़ शुरू हुई, तो एसओजी ने लवकुश मिश्रा के यहां छापेमारी की, जो उनका घर था, पारिवारिक घर। लगभग 10 लाख, कुछ जगह खबरें आ रही कि 12 लाख कैश बरामद हुए। इस रकम का कुछ हिस्सा अलमारी में और कुछ गोबर के ढेर में दबा कर रखा गया था। लवकुश मिश्रा के पकड़े जाने के बाद उसके रहन सहन और अय्याशियों के बारे में कई तरह की खबरें आ रही है। खबर यह भी है कि एक बार लवकुश मिश्रा ने ठेके पर शराब पिलाने में 50 हजार उड़ा दिए। तो यह तो हुई साले की बात। अब जरा बहनोई के बारे में जान लीजिए, और यह मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि समझिए कि मैं क्यों कह रहा हूं कि यह सब चावल के दाने हैं। अनुकल्प मिश्रा के बारे में पता चला है कि उसने 2 साल पहले ही अयोध्या के कौशलपुरी इलाके में करीब 65 लाख रुपए का घर खरीदा था। अनुकल्प मिश्रा मंदिर के दान और चढ़ावे की गिनती करने वाली टीम का अहम सदस्य था। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। कहा यह भी जा रहा है कि अनुकल्प ने हाल ही में गांव के बाहरी इलाके में एक फार्म हाउस भी बनवाया था और उसकी भी जांच हो रही है। अपने लिए उसने स्कॉर्पियो की बुकिंग भी की थी। ये भी खबरें आ रही है। जैसे ये साले बहनोई मंदिर से चोरी करके मालामाल हो रहे थे, वैसे ही अविनाश शुक्ला, मनीष यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, टिन्नू यादव, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, अभी 8 पकड़े गए, जो मंदिर के काउंटिंग रूम से लाखों करोड़ों की डकैती कर रहे थे। सबकी आर्थिक स्थिति कई गुना बेहतर हुई थी। इन चोरों के गिरोह के हर मेंबर की तरफ से रहन सहन और अय्याशियों पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे थे। और ये लाखों रुपए कहां से आ रहे थे? अब जरा सोचिए, देश भर से रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालु अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक, हैसियत के हिसाब से, बल्कि हैसियत से बढ़ चढ़कर मंदिर के उस दान पात्र में चढ़ावा चढ़ा रहे थे और ये चोर उस चढ़ावे से अय्याशी कर रहे थे, जमीनें खरीद रहे थे, आलीशान घर बनवा रहे थे, गाड़ियां खरीद रहे थे, शराब के ठेके पर पैसे उड़ा रहे थे।
और न जाने क्या क्या कर रहे होंगे, जिसका खुलासा अभी होना बाकी है। पिछले साल मैं भी अपनी मां को लेकर अयोध्या गया था। मैंने देखा है कि कैसे कैसे लोग देश भर से वहां आते हैं, अपनी कमजोर माली हालत के बावजूद बढ़ चढ़कर भगवान के मंदिर में चंदा देते हैं, चढ़ावा चढ़ाते हैं। गरीब आदमी भी भगवान के दर्शन के वक्त भाव विभोर होकर बहुत कुछ अर्पित कर देता है। और ये चोर और इन चोरों का गिरोह उस चढ़ावे के साथ क्या क्या कर रहा था, सोचिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, बहुत सारी महिलाएं, श्रद्धालु महिलाएं, जिन्हें भगवान पर अगाध विश्वास है, आस्था है, भरोसा है। उन्हें लगता था कि राम मंदिर के दर्शन करेंगे, उस दान पात्र में कुछ अर्पित करेंगे, चढ़ावा चढ़ाएंगे, उनके दिन फिरेंगे। बहुत खबरें आई कि कोई कान की बाली, कोई गले का हार, कोई कंगन, कुछ ये सब भी लोग वहां दान करते थे। कैश की तो अपनी हैसियत के मुताबिक बढ़ चढ़ कर लोग करते ही थे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, चोरों के गिरोह में चावल के एक दाने की तरह ये सब लोग हैं। इनके सरगनाओं के गिरेबान तक पुलिस के हाथ अभी पहुंचे ही नहीं है, वो तो दबोचे ही नहीं गए हैं। अभी 8 चंदा चोर तो सलाखों के पीछे हैं, लेकिन ये प्यादे हैं। इनके सरगनाओं का अब तक कुछ नहीं बिगड़ा है। मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और उनके सिपह सालार अनिल मिश्रा का इस्तीफा जरूर हुआ है, 20 दिन 22 दिन बाद, एफआईआर दर्ज होने के बाद, एसआईटी की रिपोर्ट के बाद, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज नहीं हुई है, चंपत राय, अनिल मिश्रा या गोपाल राव के खिलाफ, प्यादों और कारिंदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जबकि मंदिर में चोरी रोकने की जिम्मेदारी सबसे पहले चंपत राय की थी। निगरानी और व्यवस्था दुरुस्त करने की जिम्मेदारी जिनकी थी, वो तमाशबीन बनकर बैठे रहे, चोरी होती रही, चोरी होते देखते रहे, चोरी की शिकायतों को सुनते रहे, चोरों के गिरोह का बचाव करते रहे। तभी अयोध्या बार एसोसिएशन ने कल ऐलान किया कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव अयोध्या छोड़ दें, चढ़ावा चोरी मामले की सीबीआई जांच हो और कोई वकील इनका केस न लड़े। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर देंगे, किसी को अयोध्या नहीं होगा। मंदिर ट्रस्ट के कर्ता धर्ता और पीएम मोदी के करीबी माने जाने वाले चंपत राय से कल भी 3 घंटे पूछताछ हुई। ऐसी खबरें आज के अखबारों में छपी है। खबरों के मुताबिक पुलिस की तरफ से चंपत राय से मंदिर प्रबंधन, चढ़ावा काउंटिंग और कर्मचारियों की नियुक्ति से जुड़े बहुत से सवाल पूछे गए। चंपत राय से यह भी पूछा गया कि चोरी की बात क्यों छिपाई गई। उनके जवाब का मिलान अन्य गवाहों और सबूतों से किया जाएगा, ऐसी खबरें आ रही है। लेकिन खबरें यह भी आ रही है कि चंपत राय चढ़ावा चोरी से जुड़े सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। पुलिस को जांच पड़ताल से यह भी पता चला है कि चढ़ावे की गिनती के लिए एसबीआई और ट्रस्ट के बीच एक एमओयू तैयार हुआ था। उस एमओयू में काउंटिंग की पूरी प्रक्रिया के बारे में एसओपी तैयार किया गया था, लेकिन उस एसओपी का कतई पालन नहीं किया गया। इस समझौते के मुताबिक काउंटिंग में लगे बैंक के स्टाफ, आउटसोर्सिंग एजेंसी और ट्रस्ट के कर्मचारियों का 3 महीने में रोटेशन होना था। काउंटिंग रूम के संचालन के लिए ट्रस्ट और बैंक अधिकारियों की संयुक्त उपस्थिति अनिवार्य की गई थी। काउंटिंग रूम में जाने वाले स्टाफ के ड्रेस कोड से लेकर कर्मचारियों के चयन और काउंटिंग की प्रक्रिया को लेकर एमओयू में जो गाइडलाइंस तय की गई थी, उसका कोई भी पालन नहीं हुआ। खबर यह भी आई कि एसबीआई ने कैश काउंटिंग में लगे स्टाफ को हटाने की भी सिफारिश की थी, लेकिन ट्रस्ट ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। ट्रस्ट ने उन कर्मचारियों का बचाव किया जिसे बैंक हटाना चाहता था। आज तक और अमर उजाला की खबर के मुताबिक एसबीआई की तरफ से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को हटाने की सिफारिश को ट्रस्ट ने मानने से इनकार कर दिया था। इसे पता चलता है कि बैंक को चढ़ावा चोरी का पता चल गया था, अंदाजा हो गया था, भान हो गया था। 3 महीने पहले बैंक ने मंदिर ट्रस्ट को अलर्ट भी किया, लेकिन ट्रस्ट ने बैंक की नहीं सुनी। पुलिस ने इस बारे में बैंक के अधिकारियों से भी पूछताछ की है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर एक एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया था। ऐसे ऐसे गिनती होगी, ऐसे ऐसे इसका नोट की गड्डियां बनाई जाएंगी, ऐसे ऐसे ये बैंक आएगा, इन लोगों को एक्सेस होगा, इतना इतना सीसीटीवी कैमरा पर कैप्चर होगा। और खबरों के मुताबिक उन नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा था। और एसबीआई ने गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए 3 महीने पहले दान की गिनती करने वाले कुछ कर्मचारियों को निकालने की सिफारिश भी की थी। किसने अनदेखा किया उसको? और क्या यह चंदा चोरी अभी 40 दिन में हुई है? असल में चंदा चोरी और डकैती पहले दिन से हो रही है। जिस दिन 2 करोड़ की जमीन
10 मिनट में 18 करोड़ की मंदिर के नाम बेची गई। उसी दिन पहला डाका पड़ा था और जिसने भी उसको बोला उसको धर्म विरोधी और देशद्रोही कहने की कवायद बीजेपी ने की। इस बीच राम जन्मभूमि परिसर में 17 साल से तैनात रेडियो ऑपरेशन अधिकारी अर्जुन देव को हटाकर गोरखपुर भेज दिया है। काउंटिंग रूम से मंदिर परिसर तक में लगे करीब 1600 सीसीटीवी कैमरों की निगरानी की जिम्मेदारी अर्जुन देव के पास थी। खबरों के मुताबिक अर्जुन देव साल 2009 से अयोध्या में तैनात थे। राम जन्मभूमि परिसर में निगरानी उनकी ड्यूटी थी और जब से मंदिर निर्माण हुआ और काउंटिंग की व्यवस्था बनी, काउंटिंग रूम में सीसीटीवी लगे, उसकी निगरानी की जिम्मेदारी अर्जुन देव की थी। अर्जुन देव का ट्रांसफर इन बीते सालों में 3-4 बार हुआ, लेकिन हर बार उनका ट्रांसफर रुकवा दिया गया। 17 साल से एक ही जगह तैनात रहे। कौन उनके ट्रांसफर रुकवा रहा था? अर्जुन देव की रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू से भी खूब पटती थी। उन्हें परिसर में लगभग हर कार्यक्रमों में दोनों को साथ भी देखा जाता था। अर्जुन देव टिन्नू के साथ काउंटिंग रूम तक आते जाते रहे थे। अगर टिन्नू चढ़ावा चोर है तो अर्जुन देव की भूमिका क्या रही होगी, आप अंदाजा लगा लीजिए। जिसकी जिम्मेदारी थी सीसीटीवी फुटेज की जांच करना, निगरानी करना और सीसीटीवी में चोरी की घटनाएं दर्ज हो रही थी और उसके बाद वो आदमी तैनात था, तो सोचिए जरा। एसआईटी की जांच और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 27 अप्रैल से 5 जून के बीच 40-42 दिनों में सीसीटीवी फुटेज में करीब 70 बार चढ़ावे की चोरी के सबूत मिले। यानी हर रोज औसतन 2 बार चोरी हो रही थी। अगर सीसीटीवी में चोरी के सबूत मिल रहे थे तो सीसीटीवी की निगरानी करने वाले अर्जुन देव क्या कर रहे थे, जबकि ये सबूत सिर्फ 40 दिनों के हैं, क्योंकि सीसीटीवी का डेटा 40 या 42 दिन तक ही रखे जाने की व्यवस्था थी। अर्जुन देव के ऊपर किसका हाथ है? अर्जुन देव ने चंपत राय और अनिल मिश्रा समेत बाकी ट्रस्टियों को चोरी के बारे में पहले क्यों नहीं बताया, और अगर बताया तो सबने आंखें क्यों मूंदी? क्या ट्रस्टियों में भी कुछ लोग थे जिनकी मिली भगत थी? चोरों के सरगना ट्रस्ट में बैठे थे, क्योंकि ये एक दिन से तो हो नहीं रहा था, 10 दिन पहले से तो हो नहीं रहा था, सालों साल से सिलसिला चल रहा था। बहुत सारी इस बीच खबरें, बयान आए जिसमें कहा गया मंदिर निर्माण के वक्त से लेकर जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और मंदिर निर्माण की तैयारियां शुरू हुई तब से लेकर और जब ये खुलासा हुआ है तब तक लगातार अलग अलग तरह से चोरी की जाती रही। चाहे मंदिर के निर्माण में हो, चाहे मंदिर के लिए जमीन खरीदने में हो। संजय सिंह कई बार खुलासे कर चुके हैं। 10 गुनी कीमत में जमीनें खरीदी गई, 8 करोड़ की जमीन 100 करोड़ में, इस तरह से। मंदिर के लिए कंस्ट्रक्शन के लिए जो ठेके दिए गए, बिजली के ठेके हो, चाहे मंदिर की इमारत बनाने के ठेके हो, या मंदिर में तरह तरह की चीज़ों की आपूर्ति के ठेके हो, चाहे अयोध्या में और भी किसी तरह के ठेके हो, सड़क निर्माण, पानी से लेकर हर तरह के ठेके, अयोध्या के विकास के ठेके, मंदिर बनाने के ऐलान के बाद हर ठेके में, मंदिर परिसर में, हर काम में कमीशन खोरी हुई। 30-40% कमीशन के आरोप लग रहे हैं। और ये सब अगर हो रहा था तो इसके लिए जिम्मेदार चंपत राय सबसे पहले हैं, और उसके बाद उनके जो गुर्गे या अनिल मिश्रा, ये तमाम लोग। और चंपत राय की जानकारी में ये सब अगर हो रहा था, जैसा कहा जा रहा है कि उनको समय समय पर जानकारी दी गई, तो चंपत राय के ऊपर, उनके माथे पर किसका हाथ था? चंपत राय प्रधानमंत्री मोदी को विष्णु का अवतार कुछ साल पहले कह चुके हैं। उनकी पहुंच कहां तक थी और कहां तक है कि सारे सबूत मिलने के बाद, कैश की बरामदगी होने के बाद चंपत राय का नाम एफआईआर में नहीं है, जबकि पूरे गिरोह को चंपत गिरोह माना जा रहा है। चंपत राय का इस्तीफा तब हुआ जब कोई विकल्प नहीं बचा, और उसके बाद भी चंपत राय के नाम के खिलाफ एफआईआर नहीं और चंपत आराम से बाहर बैठे, जबकि ये चावल के दाने के बराबर ये सब लोग थे जो चोरी कर रहे थे, और सब कुछ सबको पता होगा, छिपाया जा रहा था ताकि दुनिया को पता ना चले। और एक दूसरे के रिश्तेदारों की भर्तियां हुई काउंटिंग रूम में। नोटों की गिनती की जिम्मेदारी उनकी दी गई जो सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे। और ये टिन्नू यादव, चंपत राय का सबसे करीबी आदमी, उनका ड्राइवर रहा शख्स, मालामाल हो रहा था, जमीन मकान सब खरीद रहा था। चंपत राय से इसकी शिकायतें जा रही थी। अरे जो आदमी 24 घंटे मंदिर में रहता हो, मोटे तौर पर चंपत राय अयोध्या में ही परिसर के आसपास रहे और इतने सालों से रहे, दशकों से इसी काम में लगे थे, उन्हें पता ही नहीं चला। कोई मानेगा क्या? कोई नहीं मान सकता। इसलिए चंपत राय की जिम्मेदारी है। अब बचाव में क्या हो रहा है, और उसके बाद चंपत राय के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? बार बार हम जैसे लोग करें, सारी जिम्मेदारी चंपत राय की, लेकिन ऊपर भी चेक करना चाहिए कि उसको बचाया क्यों जा रहा है। चंपत राय मंदिर के बॉस थे,
वहां उनकी मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता था। जब 7 जून को सपा मुखिया अखिलेश यादव ने मंदिर में चोरी को लेकर बयान दिया, तब भी चंपत राय ने मंदिर में किसी तरह की गड़बड़ी को खारिज कर दिया था। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद। मंदिर में चोरी के खुलासे के बाद भी चंपत राय लगातार लीपापोती में जुटे रहे। अब जब सबूत और गवाह मिल चुके हैं, 2 करोड़ से ज्यादा की बरामदगी हो चुकी है, चोरों की मंडली के कुछ किरदार जेल जा चुके हैं, तब भी चंपत राय अपना पल्ला झाड़ने में लगे। तो चंपत राय को कौन बचा रहा है? और चंपत राय इतने सालों से जो चंदे जमा करने, और खबरें आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, बीते 15 दिनों में कितने लोगों ने कहा कि शिलाएं चोरी हो गई, चांदी की शिलाएं, जो तोहफे दिए, गहने जेवरात, उसकी कोई रसीद नहीं मिली, सब तो चंपत राय कर रहे थे। चंपत राय के नेतृत्व में हो रहा था। और मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के पहले से सालों साल से सिलसिला था। 90 के दशक से सिलसिला ये पुराना है। हाँ, मंदिर निर्माण के फैसले के बाद से चंदे की रफ्तार, चढ़ावे की रफ्तार बढ़ी। चंदा तो पहले से चला रहा है। विपक्ष के बहुत सारे नेता कह रहे हैं कि सीबीआई जांच करनी चाहिए, हालांकि सीबीआई भी केंद्र सरकार की एजेंसी, बावजूद इसके सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जांच होनी चाहिए 90 के दशक से। 90 के दशक से जब से चंदे का खेल हुआ, तरह तरह से मंदिर के नाम पर सैकड़ों करोड़ का चंदा हुआ, और उसके बाद फिर ट्रस्ट बनना, फिर मंदिर निर्माण के बाद, और अब ये चढ़ावा चोरी, पूरी जांच होनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि यह खेल कितने समय से चल रहा था। लेकिन ऐसा पता चलेगा क्या? चंपत राय के बारे में अब मुहिम चलाई जा रही सोशल मीडिया पे कि साधु हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, माया मोह से मुक्त हैं, छोटे से कमरे में रहते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, 2 रोटी खाते हैं। इससे क्या मतलब है भाई? उनके रहते, उनके देखते, उनके नीचे अगर चढ़ावा की, दान की, सोने की, जेवरात की, शिलाओं की चोरी होती रही, तो फिर जिम्मेदार सीधे चंपत राय हैं। और कोई नहीं मान सकता कि चंपत राय इसमें क्लीन चिट कोई नहीं दे सकता, दिया नहीं जाना चाहिए। वही मुखिया थे, सारे लोग उनकी तरफ से या उनके लोगों की तरफ से भर्ती किए गए थे, जो मंदिर के काउंटिंग रूम में थे। एसओपी की धज्जियां उड़ाई गई, सब कुछ किया गया। जब तक जिम्मेदारी चंपत राय की तय होकर उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होती, और जब तक एक निष्पक्ष जांच की व्यवस्था नहीं होती, कुछ लोग कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कीजिए, और जांच का दायरा 25 साल तक पीछे ले जाइए, 20-25 साल तक, पता तो चले कि राम के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, राम के नाम पर देश भर में सांप्रदायिकता और नफरत का जहर घोलने वाले लोग, राम के नाम पर बार बार सनातनी झंडा उठाकर धर्म ध्वजाधारी होने वाले लोग, राम के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाने वाले लोग, दरअसल राम के नाम पर सियासत में तो लूट ही रहे हैं, सियासत में तो लोगों को मूर्ख बनाकर सत्ता पर काबिज हो ही रहे हैं। लेकिन मंदिर में भी अगर इस तरह से सोना, चांदी, जेवरात, कैश चोरी कर रहे हैं, तो उनका गुनाह कितना बड़ा है। देखते हैं क्या होता है आने वाले दिनों में। उम्मीद कम है। प्यादों की गिरफ्तारी से, प्यादों की पकड़ धकड़ से, जब तक सरगनाओं तक कानून के हाथ नहीं पहुंचेंगे, दूध का दूध, पानी का पानी नहीं होगा, जो योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अब अखिलेश यादव पर निशाना साधने लगे हैं, कहने लगे हैं कि अखिलेश यादव कृष्ण जन्मभूमि की बात क्यों नहीं करते। मतलब आप गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं। जब अयोध्या में चोरी पकड़ी गई आपके लोगों का, क्योंकि सब एक ही परिवार के लोग हैं, एक ही कुल गोत्र के हैं, चाहे आरएसएस को हो, बीजेपी को हो, के हो, बीएचपी के हो, जब पकड़े गए तो आप मथुरा काशी की बात करने लगे या मथुरा की बात करने लगेंगे। अयोध्या की बात करिए, राम मंदिर की बात करिए, उन चोरों की बात करिए, उस गिरोह की बात करिए, उन नाकामियों की बात करिए जो आपके रहते, आपके उन लोगों ने चोरी की जो आपके सरपरस्त थे या जो आपके करीबी माने जाते थे, आपके साथ तस्वीरों में दिखते रहे, और आप राम मंदिर के नाम पर देश भर में राजनीति करते रहे, और वहां राम मंदिर में भगवान के चढ़ावे में सेंध लगती रही, वहां से डकैती होती रही। देखते हैं आने वाले दिनों में किन के चेहरे उजागर होते हैं। प्यादों से काम नहीं चलेगा। नमस्कार।